सो हेलो एवरीवन। भारत का भूगोल में फिर से आपका स्वागत है। हालांकि इससे पहला वाला जो टॉपिक था जहां पे हमने आपको उत्तर पूर्वी मानसून या मानसून की वापसी के बारे में बताया था, तो ये बहुत जल्द ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आपका ये चैप्टर। तो इस वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए ताकि आपको प्रॉपर वे में अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे समझो, पहला जो टॉपिक है आपका यहाँ पे समझना कि हमने जो अभी जस्ट बताया आपको यहाँ पे, तो ये टॉपिक का नाम था उत्तर पूर्वी मानसून। यहाँ पे समझ लेना, उत्तर पूर्वी मानसून या मानसून की वापसी। जो उत्तर पूर्वी मानसून बोलो या मानसून की वापसी, इससे संदर्भ इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। तो चलिए, यहाँ पे भी है और उधर भी है, चलिए चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल समझना कि सितंबर के अंत तक उत्तर, यहाँ पे समझना सितंबर के अंत तक, लास्ट सितंबर में, तो उत्तर पश्चिम में बना निम्न दबाव कमज़ोर होने लगता है। क्या होता है? उत्तर पश्चिम में बना निम्न जो लो प्रेशर होने लगता है। क्या होता है? लो प्रेशर होने लगता है और अंततः वह विषुवत रेखीय प्रदेश की तरफ चला जाता है। कहाँ चला जाता है? विषुवत रेखीय प्रदेश की ओर चला जाता है और चक्रवाती अवस्थाओं के स्थान पर प्रति चक्रवाती यानी एंटी साइक्लोन, जिसके बारे में हमने ये जो प्लेलिस्ट है ज्योग्राफी को, उसमें डिटेल में बताया है एंटी साइक्लोन के बारे में। तो चक्रवाती अवस्थाओं के स्थान पे और चक्रवाती के साइक्लोन के स्थान पे वो एंटी साइक्लोन अवस्थाएं आ जाती है। तो क्लियर यहाँ तक आपको एज इट इज समझ में? हमने उस दिन भी बात की थी और समझाया भी था आपको। तो परिणाम स्वरूप हवाएं उत्तरी क्षेत्र से दूर बहना शुरू कर देती है और इसके परिणाम स्वरूप हवाएं जो है उत्तरी क्षेत्र से दूर बहना शुरू कर देती है। इसी समय विषुवत रेखा के दक्षिण में सूरज आगे बढ़ता नजर आता है। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जैसे ITCZ भी विषुवत रेखा की ओर आगे बढ़ता है और इस समय भारतीय उपमहाद्वीपों में हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है। यह स्थिति जो है अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक लगातार बनी रहती है, जिसे मानसून की वापसी या उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। दिसंबर के अंत तक मानसून पूरी तरह से भारत से जा चुका होता है। दिसंबर के अंत तक जो है मानसून पूरी तरह से भारत से जा चुका होता है। तो चलो यहाँ पे देखो, जैसे बंगाल की खाड़ी के ऊपर से वापस जा रहा है मानसून। यहाँ पे होता क्या? बंगाल की खाड़ी जो है, इमेजिन करना, बंगाल की खाड़ी के ऊपर से वापस जा रहा मानसून मार्ग में आर्द्रता ग्रहण कर लेता है। मार्ग में क्या होता है? आर्द्रता ग्रहण कर लेता है, जिससे अक्टूबर और नवंबर में पूर्वी या तटीय ओडिशा या तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में वर्षा होती है। तो उसमें क्या होता है? जलवाष्प को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। जहाँ पे अक्टूबर के नवंबर पूर्वी या तटीय ओडिशा हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक के कुछ हिस्सों में वर्षा होती है और अक्टूबर में बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे समझो, अक्टूबर में बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब बनता है और जो दक्षिण की ओर बढ़ता जाता है और नवंबर में उड़ीसा और तमिलनाडु तट के बीच फंस जाने से ये भारी वर्षा होती है। तो हुआ क्या कि जो मानसून जब जो गुजर रहा था, तो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से जा रहा होता है। तो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से जा रहा होता है तो कुछ जो होता है पानी को, जो जलवाष्प को ऑब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसे जनरली भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं। और जो अक्टूबर नवंबर पूर्वी या तटीय उड़ीसा या तमिलनाडु हो गया। अभी हम देखो, उड़ीसा रास्ते में अब आगे जाएगा तो उड़ीसा, तमिलनाडु या कर्नाटक कुछ हिस्सों में, वहाँ पे जब उसके ऊपर से जाता है तो पहाड़ से या दूसरे बादलों से टकरा के वहाँ भारी वर्षा होती है और बारिश होती है वहाँ पे। तो बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब यानी लो प्रेशर दबाव बनता है जो दक्षिण की ओर बढ़ता जाता है। नवंबर में उड़ीसा और तमिलनाडु तट के बीच फंस जाने के बीच नवंबर में उड़ीसा और तमिलनाडु तट के बीच फंस जाने से भारी वर्षा होती है। अब देखो, मानसून में रुकावट होता क्या है? मानसून में रुकावट समझो, वर्षा ऋतु में जुलाई और अगस्त महीने में कुछ ऐसा समय होता है जब मानसून कमज़ोर पड़ जाता है, जैसे बादलों का बनना कम हो जाता है और विशेष रूप से हिमालयी पट्टी और दक्षिण पूर्वी प्रायद्वीप के
ऊपर वर्षा होनी बंद हो जाती है और इसे मानसून में रुकावट के नाम से जाना जाता है और इसे ही मानसून के रुकावट के नाम से जाना जाता है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं स्टार लगा देता हूँ, डबल स्टार, इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। और ऐसा माना जाता है कि ये जो है ये रुकावटें तिब्बत के पठार की कम ऊंचाई की वजह से आती है। इससे मानसून गर्त उत्तर की ओर मुड़ जाता है, मानसून की गर्त उत्तर की ओर मुड़ जाता है। और इस अवधि में, और ये जो समय है, समय काल, जहाँ पूरे देश को बिना वर्षा के संतोष करना पड़ता है, और इस अवधि में जो है पूरे देश को बिना वर्षा का संतोष करना पड़ता है। और जब उपमहाद्वीप प्रदेशों एवं हिमालय के दक्षिण ढलानों में भारी वर्षा होती है। तो इसको नोट डाउन कर लेना। आई होप गाइज ये यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे समझो। यहाँ देखो, पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टरबेंस, इसके बारे में समझना कि आमतौर पर जब आकाश साफ रहता है, वेस्टर्न डिस्टरबेंस क्या होते हैं, चलिए समझिए। तो होता क्या है कि आमतौर पे अमूमन देखा होगा कि जब आकाश साफ रहता है तो परंतु पश्चिम दिशा में हवाएं के आने से अच्छे मौसम के दौरे में विघ्न पड़ जाता है। क्या होता है? विघ्न मतलब रुकावट पड़ जाता है। तो ये पश्चिमी हवाएं जो है भूमध्य सागर में आती है और इराक, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को पार करने के पश्चात ये भारत में प्रवेश करती है। और ये हवाएं जो है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और तीव्र गति से बहती है और ये उप हिमालयी पट्टी के यानी कि आसपास के पूर्व की ओर मुड़ जाती है और जो सीधे अरुणाचल प्रदेश तक पहुंच जाती है। कहाँ? सीधे अरुणाचल प्रदेश तक पहुंच जाती है, जिससे गंगा के मैदानी इलाके में हल्की वर्षा और हिमालयी पट्टी में हिम वर्षा होती है, जहाँ पे हिम वर्षा यानी आप कह सकते हो कि बारिश के साथ साथ पत्थर भी गिरते हैं। और यह घटना मुख्य रूप से शीत ऋतु में होती है। क्या यह घटना जो है यह घटना मुख्य रूप से शीत ऋतु में होती है, क्योंकि इस समय जो है उत्तर पश्चिम भारत में एक दक्षिण उच्च दाब का निर्माण होता है और इस समय भारत पर पश्चिम जेट स्ट्रीम का प्रभाव होता है और इसी समय भारत पर पश्चिमी जेट स्ट्रीम का प्रभाव होता है। इसको नोट कर लेना। और जो भूमध्य सागर से उठने वाले शीतोष्ण चक्रवात को भारत में लाती है और इसे ही पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। और इससे मुख्य रूप से प्रभावित राज्य से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर है। जैसे इससे होने वाली वर्षा रबी की फसल, विशेषकर गेहूं की फसल के लिए बहुत उपयोगी होती है। तो ये समझना कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूँ। तो ये टॉपिक को आपको अच्छे से प्रॉपर वे में नोट बाय नोट आपको नोट्स बना के कॉपी में लिख लेना और ये समझ लेना, याद कर लेना। एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह वर्षा मावट नाम से जानी जाती है और यह वर्षा जो है मावट नाम से जानी जाती है। ये वर्षा को भी जान लेना कि मावट नाम से जानी जाती है। और भारत की ऋतुएं के बारे में चलिए समझते हैं, चर्चा करते हैं। भारतीय मौसम, यहाँ पे देखो, भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारत की जलवायु की और ऋतुओं में विभाजित किया जाता है। जैसे कि शीत ऋतु हो गया, ग्रीष्म ऋतु हो गया, वर्षा ऋतु हो गया, शरद ऋतु हो गया। ये हो गया ऋतुएं। जो ऋतुएं कितने? 4। अब देखो शीत ऋतु के बारे में कुछ जो तथ्य हैं वो जान लेते हैं। पहला, शीत ऋतु, इसका काल मध्य दिसंबर से फरवरी तक माना जाता है और इस समय सूर्य की स्थिति दक्षिणायन हो जाती है, अतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत का तापमान यानी कम हो जाता है। इससे ऋतु समताप रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर प्रायः सीधी रहती है। जैसे कि 20 डिग्री की समताप रेखा भारत के मध्य भाग से गुजरती है। 20 डिग्री समताप रेखा भारत से मध्य भाग से गुजरती है और इस ऋतु में भूमध्य सागर में उठने वाला जो शीतोष्ण चक्रवात है पश्चिमी जेट स्ट्रीम के सहारे भारत में प्रवेश करता है। इसे पश्चिमी, और इसे क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। और यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में वर्षा करवाता है। तो शीतकाल में होने वाली
यह वर्षा मावट कहलाती है और शीतकाल में होने वाली यह जो वर्षा है इसे क्या कहते हैं, मावट कहलाती है। यह वर्षा रबी की फसल के लिए उपयोगी होता है। और यह वर्षा जो रबी फसल के लिए कौन सी वर्षा उपयोगी होती है, तो मावट, इसको भी आप नोट कर लेना, मावट वर्षा बहुत उपयोगी होता है। चलिए आज का टॉपिक यही हम कंप्लीट करते हैं। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है मैं कल लेके आऊँगा, ग्रीष्म ऋतु के बारे में बताऊँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगर आपको समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि फिर आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आए ताकि आप क्लास अटेंड कर पाओ। तो चलिए आज का टॉपिक यही हम कंप्लीट करते हैं। इसका फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे आपको बताया जाएगा ग्रीष्म ऋतु के बारे में, उसके बाद वर्षा ऋतु के बारे में, ये सब आपको बताया जाएगा। और जिन स्टूडेंट को समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप नीचे जो है वहाँ पे कमेंट कर सकते हो। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।